यस, ही इज फ्रॉम आर्मी, दैट्स व्हाई कॉल्ड मेजर। क्योंकि पहले ना आर्मी के थ्रू ही मैक्सिमम एथलीट्स, मतलब आर्मी से ही जो है मैक्सिमम एथलीट्स आते थे। क्योंकि पहले स्पोर्ट्स में कोई ज्यादा बढ़िया करियर तो होता नहीं था कि स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हो तो आपको कुछ रेन्यूमरेशन मिल रहा है या स्पोर्टिंग फैसिलिटीज मिल रही है, आपको कुछ स्टेडियम मिल रहा है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है आर्मी से आते थे, क्योंकि आर्मी के थ्रू जो है आपको सैलरी मिल जाती थी पर मंथ। ठीक है, आर्मी के पास स्पोर्टिंग फैसिलिटीज थी, वो आपको प्रोवाइड हो जाती थी। आर्मी के थ्रू आपको अच्छी डाइट मिल जाती थी, ट्रेनर्स मिल जाते थे। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में जो है 2 4 10 15 साल तक बिता सकते हो, उसके बाद फिर आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है, तो उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि वापिस आप किसमें आ जाओगे, आर्मी में। फिर वहां से रिटायर होंगे तो आपको पेंशन भी मिल जाती थी। तो जो स्पोर्ट एथलीट होता था उसका करियर जो है सेट हो जाता था, अगर वो आर्मी के थ्रू जो है स्पोर्ट्स में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहले के दौर में जो है ज्यादातर एथलीट्स आर्मी से ही आते थे। ठीक है, जब मिल्खा सिंह हो, ये ध्यानचंद हो, सेक्टर, ये सब कहां से आए, आर्मी से। ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ आई? तो सवाल पूछे जाए आपसे कुछ, देखें कितना रिटेन हुआ दिमाग में। चलिए, तो गांधी पीस प्राइज कब कंस्टिट्यूट हुआ, किस ईयर में है? 1995। टू कमेमोरेट विच एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी? 125। चलो बढ़िया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 3। 2 एमिनेंट। 3 कौन कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, और क्या अवार्ड में दिया जाता है गांधी पीस प्राइज में? 1 करोड़, साइटेशन फ्लैग और कोई हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद जनकपुर कहां पे है? मधेशी रीजन ऑफ नेपाल। ठीक है, और राजा जनक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? विदेहा। ठीक है, विदेहा। और जानकी टेम्पल कब बनाया गया था? 1898 में। ठीक है, उसके बाद जो खर्ची पूजा किस स्टेट से बिलोंग करती है? त्रिपुरा। और कौन से गॉड जो है इसमें वर्शिप किए जाते हैं? एक चतुर्दास देवता और दूसरा क्या है? त्रिपुरी सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, और इसमें बेसिकली खर्ची की फुल फॉर्म क्या होती है? खार सिन ची मीन्स क्लीनिंग। तो कौन से सिन क्लीन करने की बात की जा रही है यहाँ पे? मदर अर्थ जो है वो मेंस्ट्रुएशन से जो है गुजर रही है, तो उसके 15 डेज बाद जो है उसको क्लीन करने की बात इसमें की जा रही है। ठीक, और वो राजा का टेम्पल कौन सा है, ओ सॉरी, राजा का पैलेस कौन सा है जहां से आइडल्स को लेके जाया जाता है? उज्जैन, नहीं, उज्जैन था, उज्जैन था। और किस नदी में लेके जाया जाता है? साइद्रा। ठीक, उसके बाद जो है साहित्य अकेडमी कब स्टैब्लिश की गई? और संगीत नाटक अकेडमी? ठीक है, और दोनों ही किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक, और उमेश और उत्कर्ष दो फेस्टिवल है, तो कौन सा लिटरेचर से रिलेटेड और कौन सा परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड है? उमेश लिटरेचर, उत्कर्ष परफॉर्मिंग। ठीक, अषाढ़ पूर्णिमा को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन दिवस। क्यों किया जाता है? अब बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था टू 5 डिसाइपल्स, कहां पे दिया था? डियर पार्क, सारनाथ। ठीक, और उस दिन गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ठीक है,
और बुद्ध पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा, ठीक। उसके बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है उसको किस एक्ट के अंदर बनाया गया है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने रीजनल ऑफिस है, 9, ठीक। और प्रोसेस क्या है सर्टिफिकेशन देने का, पहले एग्जामिनिंग कमेटी, फिर उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी, फिर उसके बाद ट्राइब्यूनल, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और 3 सर्टिफिकेट देती है ये, यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट अंडर अडल्ट और अडल्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद है राजमार्ग यात्रा, ये ऐप किसने लॉन्च की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे फीचर्स, वेदर कंडीशंस, टोल प्लाजा के बारे में, पेट्रोल पंप, कोई हॉस्पिटल नियर बाय, होटल्स, ठीक है। कंप्लेंट्स आप डाल सकते हो, डेट टू विद जियो टैगिंग, लोकेशन वगैरह इसमें टैग कर सकते हो। एस्केलेशन मैकेनिज्म है, फास्ट ट्रैक सर्विसेज आपको मिलेंगी, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो उसकी। और उसके बाद ओवर स्पीडिंग की नोटिफिकेशन मिलेगी। स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की, होम अफेयर्स ने। और इसमें फंडिंग कहां से दी गई है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, अप टू 5,000 करोड़। और इसमें सेंटर का शेयर कितना रहेगा, 75%, 25% कितना रहेगा स्टेट्स का, ठीक। उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, इसको किन 3 इंस्टीट्यूट से मिलकर बनाया था, किन 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएन और तीसरा दारोजी टाटा ट्रस्ट, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। और कौन कौन से सर्वे कराती है ये, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाँ, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की असेसमेंट कि वो कितना इंपैक्ट डाल रही है रूरल एरियाज में, ठीक है, समझ आई। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, 4 साल में एक बार होते हैं ये, हर साल होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए होते हैं। और इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कराती है, कौन कराती है, हाँ, स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद सेफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, स्टार्ट किसने किया था इसको, सार्क ने, ठीक है। बाद में रीनेम चेंज होते होते क्या बन गई, सैफ, ठीक है। इंडिया की डोमिनेंस रहती है, इसके मेंबर्स कौन कौन है, करंट प्रेजेंट, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। तो जो सार्क मेंबर्स हैं वही है, माइनस अफगानिस्तान। हेडक्वार्टर कहां पे है, ढाका। उसका डुरांड कप, इसको कौन 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके कंडक्ट कराती है, यस, इंडियन आर्म फोर्स एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो एशिया का ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है। स्टार्ट किसने किया था, शिमला में स्टार्ट हुआ था 1888 में बाय सर डुरांड। हाँ, तो बाकी पहले नाम याद रखनी जरूरत नहीं है, बस डुरांड ही याद कर लो बस, ठीक है। और इसमें शिमला ट्रॉफी दी जाती है, डुरांड कप दिया जाता है, प्रेसिडेंट कप दिया जाता है। इसमें से रोलिंग ट्रॉफी कौन कौन सी है, शिमला एंड डुरांड, ठीक है। उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी बर्थडे सेलिब्रेशन, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और ध्यानचंद ने कब आपको ओलंपिक्स मेडल दिलवाए थे, 1928, हाँ, 28, 32 एंड 36, ठीक है। और 2 अवार्ड्स कौन कौन से हैं उनके नाम पे, खेल रत्न,
ध्यानचंद अवार्ड एंड खेल रत्न। चलिए, यस यस सोलह स्टूडेंट्स, आपके कमेंट सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर ये आ गई आपकी फर्स्ट क्वार्टर की न्यूज कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वार्टर की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, सितंबर टू नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे कहां से, इकोनॉमी से, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो इसको जो है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन देती है, ये एनजीओ है डेनमार्क में, ठीक है। और एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, और ये किसको दिया जाता है सर्टिफिकेशन, बीचेस को, ठीक है। जो आपके देश में बीच है उसको ये सर्टिफिकेशन मिल सकता है। और 4 हेड्स में जो है इनके 33 क्राइटेरियाज है, अगर आप उसको फुलफिल करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो कैटेगरी कौन सी है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंफॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी, आपके बीच की जो वाटर क्वालिटी है वो क्या है, मतलब जो बीच के पास जो समुंदर है उसकी वाटर क्वालिटी क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की, वेस्ट डिस्पोजल ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कोई पोल्यूशन तो नहीं है, क्लीननेस कितनी है आपकी, एक्सेट्रा। कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विस, कि उस बीच पे अगर कोई मान लीजिए गलती से डूब जाए तो उसको बचाने के लिए जो है सेफ्टी मैकेनिज्म है नहीं है, एक्सेट्रा। उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब कि बताया जाता है कि आप कितनी जो है वहाँ पे, मतलब आपने बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं जिससे लोगों को जो है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस हो रही है, कि बीच पर जो है कोई वेस्ट डंप ना करे, या वहाँ पे जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ना पकड़े, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन बीच पे दी हुई है तो आपको फिर ब्लू सर्टिफिकेशन मिल सकता है, ठीक। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने से होगा क्या, कि यहाँ से जो भी टूरिस्ट है उसको पता लग जाएगा कि बीच जो है हाई इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इस बीच में ना तो कोई इन्वायरमेंटल डैमेज हो रही, डिग्रेडेशन हो रहा, डिस्ट्रक्शन हो रही, और हाई सेफ्टी यहाँ पे इंश्योर की जा रही है कि अगर वहां पे आप जाते हो तो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो सेफ्टी मैकेनिज्म या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है, और वो आपको रेस्क्यू कर लेंगे, आपकी जान बचा लेंगे, ठीक है। कि मान लीजिए बीच पे कुछ पत्थर है, वहां पे लहरें आती हैं, आप वहां पे जाके फोटो खिंचा रहे हो, इतनी तेज लहर आई कि आप लहर में ही बह गए, तो वहां पे सेफ्टी मैकेनिज्म होने चाहिए ताकि आपको बचाया जा सके, ठीक है। तो अगर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है तो वहां पे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस है, ठीक है। और वहां पे वाटर क्वालिटी अच्छी मिलेगी क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो इन्वायरमेंटल डैमेज या डिस्ट्रक्शन कुछ हुई नहीं। तो वहां पर अगर आप उस वाटर में जो है स्विमिंग करते हो, बाथिंग करते हो सेक्टर, तो आपको कोई डिजीज नहीं होने वाली, कोई स्किन की डिजीज नहीं होने वाली, या कोई आपको कोई और बेसिकली नुकसान नहीं होने वाला। वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करते हो, जैसे वो स्कूटर चलाते हो आप पानी में, ठीक है, या वो एक जो है शिप के पीछे जो है लगा देते हैं ना पैराशूट, है ना, उस पर लटकते लटकते जा रहे हो, ठीक है, पैराग्लाइडिंग जो भी बोलते हैं, तो वो सब कर रहे हो, तो सेफ्टी मैकेनिज्म इन प्लेस है, तो वो सब अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो आपकी लाइफ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम बेसिकली आपको ये भी कह रहा है कि अवेयरनेस रेज करनी है अबाउट इन्वायरमेंट ऑफ कोस्ट, इन्वायरमेंट ऑफ बीचेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिटी आएगी, जो टूरिस्ट आएंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि बीच पे डैमेज कुछ नहीं पहुंचाना, कोई वेस्ट वगैरह ऐसी डंप बीच पे नहीं करना, ठीक है। तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, विजिटर्स आते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की वजह से, ठीक है। तो जो लोकल कम्युनिटीज है, बिजनेसमैन है, उनके फिर इनकम में इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ टूरिस्ट कम टू दिस बीचेस। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उस बीच ने अपनी नेचुरल ब्यूटी, अपनी प्रिस्टीन क्वालिटी मेंटेन की हुई है, ठीक है। तो ये फायदा होता है, इंडिया के भी काफी बीचेस को जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है, उड़ीसा के बीचेस को, गोवा के बीचेस को, कर्नाटका के बीचेस को, आंध्रा के बीचेस को सेक्टर, ठीक है, समझे। तो आपको याद रखना है कि इसके 4 कंपोनेंट कौन से हैं और इसको कौन प्रोवाइड करती है। सिग्निफिकेंस आप खुद ही समझ सकते हो, खुद ही अगर आपको ये 4 क्राइटेरिया याद है तो आप अपने आप ही सिग्निफिकेंस लिख सकते हो। एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, तो इसको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने लॉन्च किया है, ठीक है। मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया इसको, ठीक है।
और इसका पर्पज है कि अफोर्डेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट इंडक्शन कुकर्स जो देश भर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। इंडक्शन कुकर वही जो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, ठीक है, वो मतलब 5 स्टार वगैरह होंगे जिससे बेसिकली काफी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तो ये बेसिकली एक क्लीन कुकिंग स्कीम है और इसमें नॉन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव्स को जो है बांटा जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से जो है आपकी कुकिंग कॉस्ट 25 से 30% कम आएगी। ठीक है, अगर आप गैस सिलेंडर वगैरह से कुकिंग करते हो तो उससे कम कॉस्ट जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव से आएगी। दूसरा क्या है कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा क्योंकि क्लीन सोर्स है ये कुकिंग का। ठीक है, कोई जो है कार्बन इमिशंस वगैरह नहीं हो रही। लेकिन अगर आप वही वुड या चारकोल से कुकिंग करते हो जैसे गांवों में की जाती है ना, वुड से चारकोल से एक्सेट्रा, तो वो क्या करता है, काफी पोल्यूशन एमिट करता है। ठीक है, शहरों में तंदूर लगा देते हो, उसमें जो है आप वुड को बर्न करते हो, है ना, तो वो भी पोल्यूशन एमिट करता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन ये कुकिंग स्टोव होंगे, दे आर गोइंग टू बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, और एक मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विस है, उसके साथ जो है एनर्जी एफिशिएंसी दिस सर्विस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है ताकि इन इलेक्ट्रिक कुकिंग इंडक्शन स्टोव्स को जो है देश भर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। अभी मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विस क्या है, ये बेसिकली यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, एक एनजीओ टाइप है, पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है ताकि मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके। यही इंडक्शन बेस्ड कुकर्स हो गए या कुक स्टोव्स हो गए एक्सेट्रा पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसी के साथ पार्टनरशिप की है, उससे थोड़ी बहुत फंडिंग वगैरह लेगी, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक जो कुक स्टोव्स हैं वो देश भर में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कि फूड क्वालिटी सेम रहने वाली है, ज्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं, और कॉस्ट सेविंग होगी क्योंकि ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड से 25 से 30% जो है कम कॉस्ट लेगी। एनर्जी सिक्योरिटी होगी कि आप अभी एलपीजी को इंपोर्ट कर रहे हो, नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको एलपीजी जो है इंपोर्ट करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस प्रमोट होगी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक कुक स्टोव्स होंगे दे आर गोइंग टू बी एनर्जी एफिशिएंट, वही 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके से आएंगे, बहुत ही कम बिजली ये लेंगे। ठीक है, और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से आप जो है कुकिंग कर रहे हो, अभी एलपीजी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्स है, तो आप उसको रिप्लेस कर रहे हो विद नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट अच्छा है, कोई पोल्यूशन इसमें नहीं होगा, कोई कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होगा। ठीक है, और हमने यही कहा है कि नॉन फ्यूसिल एनर्जी कैपेसिटी हम 500 गीगावाट तक जो है लेकर जाएंगे, उसमें ही उसको वहां तक लेके जाने में ये हमारी हेल्प करेगी। तो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया हुआ 2030 तक नॉन फ्यूसिल एनर्जी कैपेसिटी कितनी होगी, 500 गीगावाट। आई समझ। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पे क्वेश्चन आ चुका है, एलपीजी सिलेंडर्स उसमें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो यहाँ पे जो है बेसिकली क्वेश्चन नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम पे भी आ सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली वही इलेक्ट्रिक कुक स्टोव्स जो है बांटे जाएंगे देश भर में। ठीक है, कवच को थोड़ी देर में करते हैं, 1 मिनट आगे पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है मिलकर ये पोर्ट बनाने जा रही है। गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर देती है, थोड़ी बहुत फंडिंग दे देती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर अपनी फंडिंग लेके आता है, एक्सपर्टीज लेके आता है, नॉलेज लेके आता है, नो हाउ लेके आता है, मैनेजमेंट जो है कैपेबिलिटीज लेके आता है, जिससे जो है प्रोजेक्ट एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होता है। तो इसमें क्या है, देखो आपको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के बारे में समझना होगा कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इस पे सीधा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या होते हैं। तो जैसे जो कोलंबो पोर्ट है ना, वो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो सिंगापुर पोर्ट है वो भी एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, दुबई पोर्ट हो गया वो भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स में क्या होता है कि सपोज अभी ये जो है हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहां पे बना रहे हैं, ठीक है, कहां पे बना रहे हैं, अंडमान निकोबार में बना रहे हैं। ठीक है, एक श्रीलंका में है,
एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कोलंबो पोर्ट, ठीक है। अब मान लीजिए मिडल ईस्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो हम चलो कोलंबो का एग्जांपल लेते हैं जो भी एट प्रेजेंट एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, या हम चलो यही ले लेते हैं अंडमान निकोबार में जो हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में क्या होता है कि सपोज यहां पे कंट्री है वियतनाम, ठीक है, उसने ऑयल एंड गैस जो है सपोज इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम मिडल ईस्ट, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस जो है शिप्स में आएंगे, ठीक है। तो वो सीधा वियतनाम नहीं जाएंगे, पहले कहां जाएंगे, वो इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के पास जाएंगे, समझे। सपोज इंडिया ने थाईलैंड से मशरूम मंगवा लिए, थाईलैंड से क्या मंगवा लिए, मशरूम मंगवा लिए, ठीक है। तो वो मशरूम सीधा इंडिया के पोर्ट पे नहीं आएगा, चेन्नई पे पोर्ट पे या विशाखापट्टनम पोर्ट पे या कलकत्ता पोर्ट पे, वो कहां पे आएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे आएगा। तो थाईलैंड से जो है शिप चल के आएगी, वो ट्रांसशिपमेंट जाएगी, यहां से मिडिल ईस्ट से जो है ऑयल एंड गैस लेते हुए जो शिप है कहां पे आ जाएगी, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है, समझ आई यहां तक। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने, मान लीजिए सऊदी अरेबिया ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज प्रोडक्ट्स मंगवा लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स मंगवा लिए, ठीक है। तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स जो है लेकर शिप सीधा सऊदी अरेबिया नहीं जाएगी, वो कहां जाएगी, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से सपोज मंगवा लिए, इंडिया से सपोज कपड़े मंगवा लिए, टेक्सटाइल्स इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। तो वो भी सीधा ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी शिप, सपोज कलकत्ता से होते होते कहां पहुंच जाएगी, वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे, समझे। तो अब पता क्या होगा, अब यहां से जो है वियतनाम ने ऑयल एंड गैस मंगवाया था मिडिल ईस्ट से, वो शिप यहां तक पहुंच चुकी है, ठीक है। थाईलैंड से जो है एक शिप आई थी जो मशरूम लेके, है ना, उसको किसने मंगवाया था, इंडिया ने, ठीक है। तो ये यहां पर जो है मशरूम्स को खाली कर देगी, क्योंकि कंटेनर शिप होती है, कंटेनर्स में आता है, देखे ना आपने कंटेनर्स शिप के। तो उसको क्रेन क्रेन से जो है शिप से उठाकर क्रेन से जो है बेसिकली शिप से कंटेनर उठा के जो है पोर्ट पे रख दिया जाएगा, ठीक है। अभी थाईलैंड से जो शिप आई थी वो खाली है ना, खाली है। तो जो मिडिल ईस्ट से शिप आई थी उसमें उसके कंटेनर में क्या था, ऑयल। तो उसको उठा के किसमें रख देंगे, थाईलैंड वाली शिप में रख देंगे। अब ये वापिस चली जाएगी, वापिस चली जाएगी और वियतनाम को वो ऑयल सप्लाई कर देगी। समझ आई। अब ऑस्ट्रेलिया ने जो है हमसे क्या मंगवाए थे, टेक्सटाइल्स मंगवाए थे, ठीक है। और और मिडिल ईस्ट कंट्री ने ऑस्ट्रेलिया से क्या मंगवाए थे, चीज, है ना, चीज मंगवाई थी ना, चीज प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स मंगवाए थे। तो अभी मिडिल ईस्ट से ये शिप आई थी ना, अब इसे यहां से ऑयल आप जो है मतलब मूव कर चुके हो टू अनदर शिप, अब ये खाली है। ऑस्ट्रेलिया से शिप आई थी, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है चीज प्रोडक्ट सऊदी अरेबिया ने मंगवाए थे, तो इन चीज प्रोडक्ट्स को आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, सऊदी अरेबिया वाली शिप में ट्रांसफर कर दोगे, और ये वापस चली जाएगी फिर यहां से, समझे, क्लियर। अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है टेक्सटाइल्स टू ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया वाली शिप यहां पे खाली पड़ी है जो चीज प्रोडक्ट्स लेके आई थी, तो इंडिया वाली शिप से जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को कहां पे शिप मूव कर दिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की शिप में, फिर यहां से वो वापस चली जाएगी, समझे। थाईलैंड से हमने मशरूम मंगवाए थे, मशरूम यहां पे पड़े हैं पोर्ट पे, हमारी शिप यहां पे खाली पड़ी है, उसमें ट्रांसमिट कर देंगे और वो शिप वापस इंडिया पहुंच जाएगी। तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसमें आप मुझे बताओ कि फायदा क्या हुआ ऐसा कुछ करने से, कम हो गया, टाइम कम हो गया, कि आपने पूरी जर्नी कंप्लीट ही नहीं की। जो थाईलैंड से शिप आई थी
ठीक है, उसको इंडिया जाना था, वो सिर्फ अंडमान निकोबार के तक जाना था, वो सिर्फ कहां तक गई, अंडमान निकोबार के पोर्ट। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से सऊदी अरेबिया तक शिप जानी थी, वो सऊदी अरेबिया तक नहीं गई, वो सिर्फ कहां तक गई, अंडमान निकोबार। इंडिया से जो है शिप बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जानी थी, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं गई, कहां तक गई, सिर्फ अंडमान निकोबार। तो उससे आपने जो है अपना फ्यूल सेव कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव कर ली, टाइम सेव कर लिया आपने। ठीक है, और मेक श्योर किया कि शिप जो है सामान लेके गई थी और सामान लेकर ही वापिस आई। ऐसा नहीं कि माल लेकर गई, गुड्स लेके गई और खाली वापिस आई। अगर खाली वापिस आएगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि शिप ओनर जो है वो ये कहेगा ना कि मैं आने जाने का दोनों का किराया लूंगा। जब उसको पता है कि वहां पर जो है मुझे वापिस आते हुए माल मिल जाएगा, तो आपसे सिर्फ जाने जाने का पैसा लेगा, है ना, क्योंकि आते वक्त का जो पैसा है उसको जब आते वक्त माल लेके आएगा वहां से मिल जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी काफी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी आएगी ट्रांसपोर्टेशन में। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इंडिया में अभी तक कोई ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, तो हम अंडमान निकोबार में इसको बना रहे हैं, जो कि कोलंबो की और यहाँ पे सिंगापुर की हेगेमनी को चैलेंज करेगा। कोलंबो एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सिंगापुर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, दुबई एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रही है, अंडमान निकोबार में बना रही है, एक केरल में बना रही है, क्या नाम है उसका, विनियम, वो अदानी बना रहा है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट केरल में। समझ आई, कॉन्सेप्ट समझ आया ट्रांसशिपमेंट का। तो ट्रांसशिपमेंट के बारे में सीधा क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पोर्ट्स की तरह नहीं है कि गुड्स जो है लोड अनलोड कर रहे हो फॉर इंटीरियर ऑफ द कंट्री ना, यहाँ पे जो है गुड्स लोड अनलोड हो रहे हैं टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अनदर कंट्री। ठीक है, समझ आई। इट्स लाइक जैसे आपका उबर ओला काम करती है ना, कि आपको कहीं पे ड्रॉप कर देती है, वहीं पर जो है उबर ओला उसको कोई नया पैसेंजर दे देती है। वैसे ही जो है बेसिकली सारी शिप्स यहाँ पे अपना माल ड्रॉप करेंगी, कोई ना कोई शिप खाली होगी, उसमें जो है जिस कंट्री में आपको माल पहुंचाना है वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंटेनर्स होते हैं शिप के अंदर, वो क्रेन के थ्रू उठाए जाते हैं, क्रेन के थ्रू ऐसे उठा के शिप में रख देते हैं, पोर्ट पे रख देते हैं, और क्रेन के थ्रू ही दूसरी शिप में डाल देते हैं। तो इन कंटेनर शिपमेंट की वजह से मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल शिपिंग की कॉस्ट आज के टाइम में वर्चुअली जीरो है। कि मान लीजिए वियतनाम में सैमसंग जो है मोबाइल बैटरीज बना रही है, अब उसी मोबाइल बैटरीज को इंडिया में वो लेकर आएगी, यहाँ पे असेंबल करेगी और आपको बेच देगी, अदर मोबाइल कंपोनेंट्स के साथ इसको असेंबल करेगी, मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल चिप एक्सेट्रा, और आपको बेच देगी। तो वियतनाम से इंडिया लाने में सैमसंग को कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेशनल शिपिंग की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो वर्चुअली जीरो है। पर बैटरी कॉस्ट जो है सैमसंग को ऐसे कॉस्ट पड़ती है 0.10 पैसा, 0.20 पैसा एक्सेट्रा, वो वर्चुअली क्या है, जीरो, बिकॉज ऑफ दिस कंटेनर शिपमेंट्स। एक एक कंटेनर में इतना इतना माल आ जाता है, एक एक शिप में इतना इतना माल आ जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वर्चुअली जीरो पड़ती है। इसलिए वो परवाह नहीं करते कि भाई मान लीजिए स्क्रीन जो है सैमसंग कोरिया में बना रही है, बैटरीज बना रही है सपोज वियतनाम में, उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है मोबाइल की वो बना रही है इंडिया में, सेमीकंडक्टर चिप सपोज ताइवान में बना रही है, ठीक है, उसके स्पीकर सपोज चाइना में बना रही है, उसको असेंबल सपोज बांग्लादेश में कर रही है, तो उसको एक देश से दूसरे देश में कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मोबाइल को लाने में कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही। समझ आई, क्लियर है। इसलिए जो है डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स जो है या डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है प्रोडक्ट के डिफरेंट कंट्रीज में बनाए जाते हैं, जहां पे जो सा कंपोनेंट सबसे सस्ता बन सकता है उसी कंट्री में भी बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है, तो ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा, इंडियन ओशन में हमारी प्रेजेंस रहेगी अंडमान निकोबार के थ्रू। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, हमारी ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और ट्रेड लॉजिस्टिक्स में जो इनएफिशिएंसी है वो कम होगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी हमारी, कि कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम जो है दूसरे देश में अपना माल पहुंचा पाएंगे, फिर हमारा माल बिकेगा भी। ठीक है, ये क्या है, लॉजिस्टिक
लॉजिस्टिक होता है कि ऑल एक्टिविटीज विच आर बीइंग कंडक्टेड टू ब्रिंग द गुड और प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। कि आपने अपनी फैक्ट्री में माल बना दिया, सपोज कोका कोला ने गोवा के अंदर जो है प्लांट लगाया, वहां पे कोका कोला बना दी, बोतल में पैक कर दी। अब उस कोका कोला को जो है आपके घर तक पहुंचाना है उसको, तो जो भी वो एक्टिविटीज कंडक्ट करेगी वो किसका पार्ट है? लॉजिस्टिक्स का। कि उसको जो है मान लीजिए ट्रक में लोड करेगी, ठीक है, फिर उसको जो है ट्रेन तक लेके जाएगी, फिर ट्रेन ट्रक से जो है माल को अनलोड करके लोड किया जाएगा ट्रेन में, फिर ट्रेन से जो है सपोज दिल्ली आएगी, फिर वहां से जो है अनलोड करते हुए ट्रक में फिर से लोड किया जाएगा, फिर किसी वेयर हाउस में स्टोर किया जाएगा, फिर उसको किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देगा, फिर रिटेलर को देगा, ठीक है, फिर टेलर से आप खरीदोगे। बीच में इंश्योरेंस भी कराना पड़ सकता है कि बीच में जो है बोटल्स जो है डैमेज ना हो जाए, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट है? लॉजिस्टिक्स का। ट्रांसपोर्ट हो गया लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, इंश्योरेंस लॉजिस्टिक्स का पार्ट है, पैकेजिंग भी लॉजिस्टिक्स का पार्ट है कि आप पैकेज इस तरीके से करोगे कि बोटल्स बीच में डैमेज ना हो, ठीक है। जो होलसेल रिटेलर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। तो इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, दैट इज अराउंड 14%। चाइना में सिर्फ 4-5% है। तो यानी मान लीजिए कोका कोला है, वो अपना 14% कॉस्ट जो है लॉजिस्टिक्स में स्पेंड कर रही है। तो अगर वही 4-5% हो जाए तो कोका कोला का 10% मार्जिन बढ़ जाएगा, 10% ग्रेटर प्रॉफिट्स अर्न करेगी। 10% प्रॉफिट्स ग्रेटर अर्न करेगी तो वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगी इन कोका कोला प्लांट्स। ज्यादा इन्वेस्ट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इजंट इट? तो इसलिए हमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की जरूरत है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने में भी हमारी हेल्प करेगा। क्लियर है? समझ आई? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी कि मान लीजिए आपने 10% कॉस्ट कम कर दी, मान लीजिए इंडिया में माइक्रोमैक्स मोबाइल बना रही है 12,000 का, चाइना भी जो है सेम 12,000 का बना रही है, दोनों जो है सेम प्राइस में मोबाइल बना रही है, लेकिन वहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट 5% है, तो उनका मोबाइल फोन कितने में बिकेगा? 13,200 रुपए में। 5% ऑफ, सॉरी 5% ऑफ 12,000 कितना हो गया? 600। तो 12,600 में मोबाइल बेचेंगे। हमारी जो है 14% है, तो 12,000 की 14% कितनी हुई? 12,000 की 14% अराउंड 1,700। तो हमारा मोबाइल कितने में बिकेगा? 14,700 में। तो फिर एज ए कंज्यूमर आप किसका मोबाइल खरीदोगे? चाइना का। तो अगर हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो फिर हमारा प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट होगा, तो इससे क्या होगी? हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। आ रही है समझ आपको? और ऐसे पोर्ट डेवलप हो गए हैं तो कल को मान लीजिए अंडमान निकोबार में कोई सुनामी साइक्लोन आती है तो आप ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी तुरंत पहुंचा पाओगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही प्लेस में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? तो आपको समझ आया ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, लॉजिस्टिक्स क्या होती है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी आपकी अगर आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, आपके राइवल से आपका प्रोडक्ट जो है कम प्राइस में होगा, कम प्राइस में होगा तो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद है सोशल बॉन्ड्स। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट AAA रेटिंग वाला सोशल बॉन्ड लॉन्च किया, AAA रेटिंग वाला सोशल बॉन्ड लॉन्च किया। ठीक है, ये न्यूज है। ठीक है, तो सोशल बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या होता है? हाँ, तो बॉन्ड एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आप बेसिकली उधार लेते हो। ठीक है, किससे लेते हो? आप जनता से उधार लेते हो। कि मान लीजिए मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो अभी आपसे मांगू, आप बोलोगे मेरे पास तो 1 करोड़ है नहीं। ठीक है, क्लास में सपोज 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी का 10-10 हजार पे तो है ही, तो आप सभी से मैं 10,000 पे ले सकता हूं, मेरे 1 करोड़ पे पूरे हो जाएंगे। तो मैं एक पर्सन से 1 करोड़ लेने के बजाय मैं 1,000 लोगों से 10-10 हजार पे ले लेता हूं, तो मेरी 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 5 सालों बाद या 10 सालों बाद जो है आपके 10,000 पे लौटा दूंगा, और हर साल आपको क्या दूंगा? ब्याज दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा, 10% पे इंटरेस्ट दूंगा। तो फिर क्या आप मुझे 10,000 पे दोगे? कुछ कुछ दे देंगे, बाकी तो अभी सोच में पड़ गए हैं। सर ठीक है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन अलग है, लेकिन
पैसों के मामले हम कोई कोताही नहीं बरत, है ना, कोई ढील नहीं बरतते थे कि 10,000 रुपये दे दे, आप मुकर गए तो, लेकर भाग गए तो, है ना, 10 साल बाद दो ना दो, 10 साल बाद हम पता नहीं कहाँ होंगे, एंड सो ऑन। तो आप 10,000 रुपये मुझे देने से पहले एक बार सोचोगे, क्या था आप देने चाहो, बट जब अपने पापा से 10,000 रुपये मांगोगे वो मना कर दे, है ना, कि ये टीचर वीचर किसी के सगे नहीं होते, बेटा 10,000 रुपये नहीं देने, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं आपको रिटर्न में लिख के दे दूं, नीचे साइन कर दूं कि मुझे आपके जो है 10,000 रुपये देने हैं, दैट टू विद 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, और ये 10,000 रुपये जो है मैं आपको सपोज 2034 में दूंगा, ठीक है। अब आपको थोड़ी श्योरिटी आ जाएगी कि अगर मैं 10,000 रुपये, अगर आप मुझे 10,000 रुपये देते हो तो आपको थोड़ी श्योरिटी आ जाएगी कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, क्योंकि आपके पास अब रिटर्न में प्रूफ है कि मैंने कमिट किया है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं और मैं आपको 2034 में लौटा दूंगा, इज़न्ट इट? कि अगर मैं नहीं लौटाता तो उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को आप पुलिस के पास लेके जाके मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो और अपने डेप्ट रिकवरी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हो। रिटर्न में लिख के देती हैं कि हमने भैया तुमसे इतने पैसे लिए हैं, इस ब्याज पे लिए हैं और इस तारीख को लौटा देंगे, ठीक है। तो आप उस बॉन्ड को खरीदते हो, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को खरीदते हो और कंपनी को पैसे उधार दे देते हो, क्लियर? दैट्स हाउ बॉन्ड वर्क्स, समझे? तो बॉन्ड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो है कंपनीज होगी या गवर्नमेंट होगी एक्सेट्रा आपसे फंड्स मोबिलाइज करती है, और ये डेप्ट की फॉर्म में होता है। इस जो आप पैसा आपसे लिया गया है वो गवर्नमेंट को या कंपनी को आपको लौटाना होगा, ठीक है। नहीं लौटा पाई तो आप उस बॉन्ड के थ्रू, उस रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी डेप्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो, पुलिस में केस फाइल कर सकते हो, कोर्ट लेके जा सकते हो केस को, वहां से अपनी डेप्ट की रिकवरी कर सकते हो। समझ आई आपको कि बॉन्ड कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो बॉन्ड को गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन कोई भी इशू कर सकती है, ठीक है। अब आगे वर्ड लगा दिया हमने सोशल बॉन्ड, आगे वर्ड लगा दिया सोशल बॉन्ड। अब आपसे मैंने 1 करोड़ रुपए लिए थे तो उसका इस्तेमाल मैं किसी भी पर्पज के लिए कर सकता हूँ, इकोनॉमिक कमर्शियल पर्पज के लिए कर सकता हूँ, है ना, कि कोई मान लीजिए मुझे जूते बनाने की फैक्ट्री लगानी है, मैं वो लगा लूँ, वहां से जो प्रॉफिट कमाऊंगा उससे आपका इंटरेस्ट रेट पे करूंगा और कुछ पैसा जो है सेव करूंगा ताकि 10 साल बाद आपके पैसे लौटा सकूं, है ना। या फिर हो सकता है कि मैं कोई सोशल पर्पज के लिए आपसे पैसे उधार मांग रहा हूं कि हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जिसमें गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पर्पज के लिए मैं आपसे पैसा उधार ले सकता हूं। तो अगर वो सोशल बॉन्ड है तो बेसिकली मैं एक सोशल वेलफेयर के लिए आपसे पैसा उधार ले रहा हूं, कुछ सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए पैसा उधार ले रहा हूं, और आप भी मुझे पैसा इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पैसे का इस्तेमाल किसके लिए हो, सोशल वेलफेयर, ठीक है। आपके भी 2 पर्पज हो सकते हैं कि आप एक तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट अर्न करना चाहते हो, इसलिए आप जो है कमर्शियल बॉन्ड्स पे ही जो है अपने पैसे को खर्च करना चाहते हो। कमर्शियल बॉन्ड आपको हाईएस्ट रिटर्न पॉसिबल देंगे, 10% इंटरेस्ट रेट, 12%, 15%, जितना हो सकता है उतना देंगे, है ना। दूसरा पर्पस होता है कि आप अपने पैसे को चाहते हो कि सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो है लगाया जाए, तो उसके लिए आप सोशल बॉन्ड खरीदोगे जिसमें जो बॉन्ड इश्यूअर आपको कमिट कर रहा है कि उस पैसे का इस्तेमाल सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए लगाया जाएगा, ठीक है, समझ आई। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सोशल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बॉन्ड्स को खरीदना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए क्या इशू किया जाता है, सोशल बॉन्ड, आई समझ। तो उसमें जो इश्यूअर होता है वो कमिट करता है, गारंटी करता है कि जो वो पैसा मोबिलाइज कर रहा है बॉन्ड इश्यू करके, उसका जो है इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर, वेलबींग सेक्टर के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, अफोर्डेबल हाउसिंग, पॉवर्टी एलिवेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सेट्रा के पर्पस के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहला सोशल बॉन्ड याद रखना पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र पुणे ने लॉन्च किया था, उसकी हेल्प की थी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। फिर आप कहोगे सर अभी भी आपने कहा कि फर्स्ट कोई सोशल बॉन्ड इशू है, सोशल बॉन्ड तो इशू है पर वो फर्स्ट नहीं है। वो फर्स्ट क्यों है, क्योंकि इसको AAA रेटिंग मिली है, किसने इशू किया है, नाबार्ड ने। अब ये रेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अब आप मुझे पैसे उधार दे रहे हो
तो आपके मन में आएगा कि मैं पैसे लौटा पाऊंगा कि नहीं लौटा पाऊंगा। आप सोचते हो कि मैं इंसान तो अच्छा हूं, चलो ठीक है, इंसान अच्छा है, लेकिन क्या मेरी लौटाने की हैसियत है कि नहीं है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है ना। तो उसके लिए फिर मेरे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स को आप असेस करोगे कि मेरी भाई महीने की इनकम कितनी है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, ठीक है, क्या वो जो इनकम का सोर्स है परमानेंट है, रेगुलर है कि नहीं है, एटसेट्रा। ये सब करोगे कि नहीं करोगे। अगर ये सब ओके है तभी तो आप मुझे पैसे उधार दोगे, क्योंकि आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर मान लीजिए मेरी इनकम का सोर्स इरेगुलर है, काफी कम है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है एटसेट्रा, तो अब आप मुझे पैसे उधार देते हो तो देयर इज अ चांसेस कि आपके पैसे डूब सकते हैं। तो अगर मेरी इनकम का सोर्स रेगुलर है, अच्छा है, प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है, एंड सो ऑन, तो मेरी रेटिंग क्या होगी, हाई होगी, क्रेडिट रेटिंग हाई होगी। अगर मेरी इनकम जो है लो है, या परमानेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, और प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो मेरी रेटिंग क्या होगी, लो। तो ऐसे ही उस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को जो है प्राइवेट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है असेस करती है, एनालाइज करती है कि उनको कितना पैसा कहां से आ रहा है, फ्यूचर क्या है, क्या ऐसे ही पैसा उनके पास आता रहेगा, नहीं आता रहेगा, ठीक है, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, एक्सेट्रा। उसके हिसाब से वो क्या देती है, रेटिंग्स देती है। जितनी हाइयर रेटिंग होगी उसका मतलब उतनी ज्यादा कैपेसिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की टू रीपे योर डेब्ट। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है ट्रिपल ए। ये यहाँ पर जो है डिफॉल्ट होने के चांस ही नहीं है कि आपका पैसा 100% वापिस आएगा। तो आप ये बॉन्ड खरीदते हो तो आप ये तो निश्चित होकर बैठ जाओ कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। सबसे लोवेस्ट रेटिंग होती है डी। डी मतलब डिफॉल्ट, कि आपने इसमें पैसा लगाया तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ठीक है। बी वाली मान लीजिए मॉडरेट, सी वाली में जो है हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो ट्रिपल ए, डबल ए, फिर ट्रिपल बी, डबल बी, बी, फिर ट्रिपल सी, डबल सी, सी, फिर ट्रिपल डी, डबल डी एंड डी। तो ए सेफेस्ट, बी मॉडरेट, सी में हाई चांसेस ऑफ डिफॉल्ट, डी में तो पक्का डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस बॉन्ड को क्या मिली है, ट्रिपल ए रेटिंग, क्योंकि इसको इश्यू किसने किया है, नाबार्ड ने। यानी अगर ये सोशल बॉन्ड खरीदते हो तो आपको पैसे डूबेंगे नहीं, ठीक है, समझे। तो इसको, इसकी फेस वैल्यू क्या है, 1 लाख रुपए कि 1 लाख के मल्टीपल में ये इशू किया गया है, कि आपको अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो आपको 5 बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे। तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, वो 1 लाख, ठीक है। तो ये क्राइसिल और इक्रा नाम से 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो असेस करती है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को, उसके बेसिस पे जो है वो रेटिंग देती है। तो इन दोनों ने ट्रिपल ए रेटिंग दी है, ठीक है, समझे। अभी सोशल बॉन्ड जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, मतलब कि आम जनता के लिए नहीं है। ये किसके लिए इशू किया गया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लाइक एलआईसी खरीद सकती है, बैंक्स खरीद सकते हैं इसको, ठीक है, प्रोविडेंट फंड वाली कंपनी से, म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनीज होती हैं वो खरीद सकती है, एटसेट्रा। तो इसको अभी कौन खरीद सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आप जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, आम जनता होती है जो पैसा लगाती है, वो नहीं खरीद सकती अभी, ठीक है, क्लियर है। आई समझ। कौन सा, हाँ कवच वाला भी करेंगे अभी, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैंने पहले भी छोड़ा है ब्लू मून, एक है ना, एक वो कैपिटलिज्म वाला था इकोनॉमी का, वो पिछले वाले ना अगली क्लास में एक बार कवर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इज दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर। तो दिल्ली और मेरठ के बीच में रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और 17 किलोमीटर एरिया में जो है, 17 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करने जा रही है। तो इसको डेवलप किया नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने, जैसे डीएमआरसी बनाती थी ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि रेलवे नेटवर्क बिल्ड कर रही है, मेट्रो रेल नेटवर्क बिल्ड कर रही है दिल्ली में, वैसे ही इसको बिल्ड करने के अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। जॉइंट वेंचर है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे लगाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने पैसे लगाए हैं, हरियाणा ने पैसे लगाए हैं, और
राजस्थान उत्तर प्रदेश ने लगाई। तो ये एनसीआर रीजन में ऐसी जो है ये क्या करेगी, ये रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप करेगी ताकि एनसीआर रीजन को दिल्ली से कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, एनसीआर रीजन को दिल्ली से कनेक्ट किया जा सके। तो इसलिए इसको भारत सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस कंपनी को जो है लैंड एक्वायर करनी है सपोज, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन करनी है रेल नेटवर्क की, वो करने में काफी इजी हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब इसके साथ कोऑपरेट करने वाली है क्योंकि सब इस कंपनी के क्या है, स्टेक होल्डर्स। आ रही है समझ? जॉइंट वेंचर समझते हो क्या होता है? जब दो कंपनी मिलकर जो है कोई बिजनेस स्टार्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। जैसे इस एयरलाइन है ना विस्तारा या एयर एशिया, वो टाटा ने एक सिंगापुर की कंपनी के साथ मिलकर स्टार्ट किया तो वो क्या है, जॉइंट वेंचर। ठीक है, जब दो कंपनीज, ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो है कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे 5 सरकारें मिलकर कोई वेंचर कोई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर रही है तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो 82 किलोमीटर लंबा जो है कॉरिडोर होने वाला है मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, 55 मिनट में जो है आप मेरठ से दिल्ली पहुंच जाओगे। अभी कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा लग जाता है? 2-2.5 घंटे। तो अभी बस से आते हो? अब मेरठ से नहीं हो? अच्छा, मेरठ से अभी क्या है कनेक्टिंग लिंक, मतलब सर आनंद विहार से चेंज, आनंद विहार से बस लेते हो तो बस में 2-2.5 घंटे लगते हैं और ट्रेन में उतना ही टाइम है। तो ये RRTS आपको क्या करेगी, 55 मिनट में पहुंचा देगी। तो ट्रेवल टाइम कितना हो जाएगा, अराउंड 1/3 to 1/2। ठीक है, 2019 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 24 स्टेशन होंगे इसके अंदर, 2025 तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। 30,000 करोड़ की इसकी कॉस्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको फंड कर रही है। ठीक है, और ये मेट्रो रेल से डिफरेंट है कि मेट्रो की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होती है, इसकी कितनी होने वाली है, 160। ठीक है, इसमें कंप्यूटर सेंट्रिक फैसिलिटीज मिलेंगी, वही ओवरहेड लगेज के ऊपर लगेज वगैरह रख सकते हो। ठीक है, और वाईफाई, मोबाइल, लैपटॉप चार्जिंग फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे, और जो चेयर होगी वो काफी प्रीमियम क्वालिटी की होगी। ठीक है, वाइडर सीट्स होंगी, लेग रूम मिलेगा आपको, कोट को हैंग करने के लिए आपको स्पेस मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, वेंडिंग मशीन भी होगी वहां पे जो है बेसिकली आप कोका कोला या चिप्स वगैरह ले सकते हो बाय पुटिंग सम मनी इनसाइड दैट मशीन। हाँ, ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज होंगी। तो अभी फर्स्ट फेज में जो है 5 स्टेशन कवर किए हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई एंड दुहाई डिपो। तो ये किस चीज की दुहाई दे रही है, तो वहां के लोग कोई दुहाई देते हैं इसलिए दुहाई नाम है। ठीक है, बाद में इसको मेट्रो लाइन या एयरपोर्ट बस स्टैंड के साथ भी लिंक किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, ये फास्ट ट्रेन है जो 160 की स्पीड पे चलेगी, वो शताब्दी वाले फीचर्स दे देते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ऐसी वंदे भारत थी, वो भी अपग्रेडेड वर्जन ऑफ शताब्दी थी, कुछ नहीं था उसमें, वही 4-5 फैसिलिटी दी हुई है। ठीक है, उसका माहौल ऐसे बना दिया कि पता नहीं कैसी ट्रेन बना दी इंडिया में, है ना, कि ऐसी ट्रेन जो है किसी ने देखी नहीं पहले, वो सेम शताब्दी और कुछ नहीं है उसमें। तो वही शताब्दी वाली आपको फीचर्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेन है हाई स्पीड जिससे मेरठ और दिल्ली लिंक हो जाएगा। ठीक है, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द थिंग्स फॉर यू। बट प्रॉब्लम क्या है ना इंडिया में, कि अभी 160 की स्पीड ले सकती है बट इसको लेने नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, अभी 24 स्टॉप्स है, इसके स्टॉप्स बढ़ा दी जाएंगे, 24 से 26, 28, 30 कर देंगे। तो जो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है वही देखना 4-5 सालों में वही 2 घंटे में करेगी। ये सुपर फास्ट ट्रेन से फिर से क्या हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है। अब राजधानी लॉन्च होती है, उसको कहेंगे कि 2 कैपिटल को लिंक करेगी, राजधानी का मतलब यही है 2 कैपिटल्स को लिंक करेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। लेकिन जब रेलवे मिनिस्ट्री पे इतना प्रेशर पड़ता है कि भैया मेरी कंस्टिट्यूंसी में रुको, हर एमएलए एमपी चाहता है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में राजधानी रुके, तो राजधानी रुकते 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 जो है पैसेंजर ट्रेन
बन चुकी होती है। जो डिस्टेंस वो पहले 4 घंटे में कवर कर रही होती है, अब 14 घंटे में कवर करती है। यही इसके साथ होगा, अभी 1 घंटे के साथ 1 घंटे में कवर कर रही है, इसके स्टॉप्स और बढ़ा देंगे, फिर ये भी 2.5 घंटे में कवर करने लग जाएगी। तो रीजनल रैपिड ट्रांसिट कोऑर्डिनेटर से रीजनल स्लो ट्रांसिट कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई? तो इसके पर्पस क्या है? हम सारे एनसीआर रीजन में जो है इसको डेवलप करना चाहते हैं, तभी तो सभी सरकारों को इसका पार्ट बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, राजस्थान एक्सेट्रा। पर्पस क्या है? उससे क्या होगा? जो सर एम्प्लॉयमेंट आता है वो एनसीआर से ज्यादा आता है दिल्ली में, टाइम सेविंग। नहीं, हमें दिल्ली को खाली करना है। दिल्ली भरती जा रही है ना, पॉपुलेशन देख रहे हो, माना कि दिल्ली दिल वालों की है, दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उस दिल में कितने लोग रखे? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना? कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, चलो दिल्ली। बस आपके स्टेट में साइक्लोन आ गया, चलो दिल्ली। ठीक है, आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, चलो दिल्ली। आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, चलो दिल्ली। आपको बिजनेस करना है, चलो दिल्ली। पढ़ाई करनी है, चलो दिल्ली। बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली को खाली करो, उसको एनसीआर रीजन में बसाओ। तो उसके लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी आप बिल्ड करो, दैट टू एट हाई स्पीड, जो कम से कम टाइम में आपको दिल्ली से, मान लीजिए एनसीआर रीजन में, और एनसीआर रीजन से दिल्ली तक पहुंचा सके। सुबह आपको 1 घंटा लगेगा, मेरठ में अपना बंगलो बनाओ, सिक्योरिटी अच्छी रख लेना वहां पे। ठीक है। तो बंगलो अपना बनाओ मेरठ में, 1 घंटा लगेगा आपको दिल्ली पहुंचने में, आधा घंटा आपको अपने ऑफिस में पहुंचने में लगेगा। ऑफिस में अपना दिन बताओ, फिर शाम को आधा घंटा बस ये जो स्टेशन होगा वहां थे, और आगे 1 घंटा मेरठ पहुंचने। समझे? तो फिर दिल्ली क्या हो जाएगी? डीकंजस्ट हो जाएगी। डीकंजस्ट फिर भी नहीं होने वाली, और लोग आ जाएंगे। जितने लोग बाहर जाएंगे दिल्ली से, उतने लोग और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्पज है इसका। क्लियर है? और एनसीआर रीजन का फिर दायरा बढ़ जाएगा। अभी 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, टोटल 22 के राउंड है, सारे आ जाएंगे फिर। ठीक है, लखनऊ तक पहुंच जाएगा एनसीआर यूपी में, और जयपुर तक जो है राजस्थान का पहुंच जाएगा इनसो। तो सारा एरिया एनसीआर में आ जाएगा, धीरे धीरे चेन्नई तक पहुंच जाएगा। जस्ट ओके, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज प्रोक्सी एडवाइजरी फर्म्स। चलिए, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, अभी छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं। कौन से है? हाँ, ये 2 छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं, 3। ठीक है, तो इसको भी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कॉन्सेप्ट समझाने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट इज कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ। ठीक है, तो एक ना यूट्यूब पे चैनल है या इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, पीपल ऑफ इंडिया, और एक ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। देखा आपने? क्या है उसमें? उसमें लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं। ये बताते हैं लोगों की स्टोरीज। तो इसमें लोगों की जो हार्ट टचिंग स्टोरीज होती है ना, उसको ये नरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी कपल की शादी हुई, ठीक है, एंड दी वाइफ वाज ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल नहीं, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। फिर उसमें क्या हुआ कि 2 या 4 साल बाद वाइफ को जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होगी कोई, जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी फेड होती गई। ठीक है, शरीर फेड होता गया, वीकन होता गया, करते करते जो है सपोज 60 kg वजन था, सिर्फ 15 किलो वजन रह गया। ठीक है, उस केसेस में जो है बताया जाता है कि क्या उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, नहीं किया, इन लॉज ने किया, नहीं किया, कईयों ने डंप कर दिया। फिर वो लड़की जो है गिव अप नहीं करती, बीमारी से भी लड़ती है, अपने परिवार वालों से भी लड़ती है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से भी लड़ती है, एंड सो ऑन, देन शी इमर्ज्ड एज विनर। या फिर उस लड़की को जो है उसके हस्बैंड ने उस दौरान भी सपोर्ट किया। तो इस तरह की कहानियां जो है आपको इन चैनल्स में मिलेगी, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे एटसेट्रा। समझे? तो इस तरह की कहानी है सारी। तो वैसी वो कहानियां जो है
नरेट करते हैं लोगों की, जिससे लोगों को करेज मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि एडवर्सिटीज के दौरान जो है आपको हौसला नहीं खोना, है ना। बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो चला जाता है, इट इज टेम्परेरी। अच्छे वक्त की बुरी बात ये है कि वो भी चला जाता है, इट इज ऑल्सो टेम्परेरी। जोड़ते हो आप, है ना, प्यार प्यार करते हो, तो आप सिर्फ बेस्ट सिनेरियो देखते हो उसके साथ। यू विजुअलाइज जस्ट बेस्ट सिनेरियो विद दैट पर्सन, कि उसके साथ घूमने जाएंगे मालदीव्स, एक बंगला होगा न्यारा, उसमें रहेंगे, है ना, उसके लिए चांद तारे ला देंगे एंड सो ऑन। अगर आपको सच्ची में प्यार है ना उससे, तो उसके साथ वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन करके देखो कि मान लीजिए उस लड़की या लड़के को कैंसर हो जाए, तो विल यू बी देयर फॉर दैट पर्सन और नॉट? आपके अंदर क्या आवाज आ रही है ना। कि अगर पता लगे कि वो लड़की मां नहीं बन सकती, क्या आप साथ रहोगे? मम्मी से ही पूछ लेना कि वो साथ रहने देगी कि नहीं, अभी तो हाँ बोल रहे हो, ठीक है। या वो लड़का जो है फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाए, तब क्या साथ रहोगे नहीं रहोगे? नो। ठीक है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो जो है इमेजिन किया करो पहले। अगर आवाज आ रही है हाँ, देन दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू। अगर आवाज आ रही है ना, तो वहीं से कट लो, ठीक है। वो सिर्फ फिर हार्मोनल रश है आपके अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है, समझे। वो रिलेशनशिप नहीं है आपका, वो उससे जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतना बेटर रहेगा, समझे। और आपको वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करना ही होगा, क्योंकि जो आपके भगवान है उन्होंने भी एक्सपीरियंस किए। अभी सीता माँ के बारे में पढ़ रहे थे, उनकी शादी किससे हुई थी? राजकुमार से हुई थी, जो कि राजा बनने वाले थे। एक दिन पहले राजा बनने से एक दिन पहले ही उनको क्या दे दिया गया? वनवास। और 14 साल कहाँ काटे? वन, जंगल में। जंगल में काटने का मतलब क्या है? आपको नहीं पता कि आपको खाना शाम को मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता कि आपको कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको मनपसंद के पहनने के, ठीक है। आपको नहीं पता कि आप शाम कहाँ पे गुजारोगे, आपको कभी भी अटैक हो सकता है एंड सो ऑन। तो जो भी एक लड़की लड़के में देखती है कि स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, है ना, और फिजिकल सिक्योरिटी हो, एक्सेट्रा, कुछ नहीं मिल रहा उनको। ऊपर से और वर्स्ट क्या हुआ कि रावण ने किडनैप कर लिया, और पता भी नहीं है राम को कि कौन किडनैप करके गया, कहाँ लेके गया। राम के पास सेना भी नहीं है, राम के पास कोई सेना नहीं थी उस वक्त, और रावण जो है उस वक्त वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग था। बीच में सी बैरियर भी एंड सो ऑन, तब भी वो विश्वास रखते हैं कि मेरा पति आएगा और मुझे यहां से लेके जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो तो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। अगर आपके दिल में आ रही है हाँ, तभी आगे बढ़ना, वरना यहीं छोड़ दो, फायदे में रहोगे। क्योंकि अदरवाइज आपके हार्ट ब्रेक वगैरह होंगे, तो ऐसा होता है जैसे ना पूरे शरीर से जो है हड्डियां तोड़ दी हो एक बारी में, या फिर पूरे शरीर की हड्डियां एक बारी में तोड़ दी गई हो, ऐसी फीलिंग आएगी आपको, समझे। तो इसमें बेसिकली यही स्टोरीज है सारी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में, ठीक है। तो इशू क्या था कि एक और चैनल बन गया, पीपल ऑफ इंडिया, उसने भी वही सिमिलर स्टोरीज दिखानी स्टार्ट कर दी, मतलब सिमिलर मैनर में ऑफ अदर पीपल स्टोरीज दिखानी स्टार्ट कर दी। तो फिर ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के जो है सब्सक्राइबर वहां पे जाने लग गए होंगे, तो इसलिए जो है उन्होंने कॉपीराइट की पिटीशन फाइल की, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट की पिटीशन फाइल की बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। और मजे की बात ये थी कि जो ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे था ना, अमेरिका में सिमिलर नेम से जो है एक चैनल था ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। वो जो है ऐसी स्टोरीज डालते थे, उनका जो है यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पेज एक्सेट्रा काफी पॉपुलर हो गया था। उसी को जो है इन्होंने कॉपी किया था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने, और ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को कॉपी कर लिया पीपल ऑफ इंडिया ने, और ये ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने पीपल ऑफ इंडिया के खिलाफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस डाल दिया। तो फिर ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क वालों ने जो है, जो उस पेज का फाउंडर था, क्रिएटर था, उसने पोस्ट भी डाला कि मुझे पता था कि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे वालों ने जो है मेरे आइडिया को चुराया, ठीक है, मेरे कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट किया, ठीक है। जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं लोगों की ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लोगों के सामने रखूं, ठीक है, जिस मैनर में रखूं, ठीक है, उसको सेम कॉपी उन्होंने किया। फिर भी मैंने कोई उनके खिलाफ कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनका कहना था कि
वो अच्छी काम ही तो कर रहे हैं। चलो इंडिया में जो स्टोरीज हैं वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, लोग जो इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और अपनी एडवर्सिटीज को झेलने में करेज ले रहे हैं, इंस्पिरेशन ले रहे हैं एक्सेट्रा। कि वो अच्छा काम कर रहे हो, करने दो, मैं कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का क्लेम नहीं डालूंगा। तो ही फील्ड डिसहार्टेंड कि तुम जो है एक चोरी करे हुए कॉन्सेप्ट को जो है बेसिकली किसी और ने तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चोरी कर लिया, तो उसके खिलाफ जो है तुम चोरी का केस डाल रहे हो। मतलब इट्स लाइक कि चोर जो है चोर के खिलाफ चोरी का केस डाल रहे हैं। ठीक है, चोर जो है चोर के दूसरे चोर के खिलाफ जो है चोरी का केस डाल रहे हैं। ठीक है, समझ आई? तो अब इसी के बारे में पढ़ते हैं। कॉपीराइट। कॉपीराइट आपको एक लीगल प्रोटेक्शन देती है अगर आपने कुछ क्रिएटिव वर्क किया है, चाहे वो लिटरेचर में किया हो, कोई बुक वगैरह पब्लिश की हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, या आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई भी पेंटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, या कोई मूवी आपने क्रिएट की है, या साउंड रिकॉर्डिंग है, लाइक म्यूजिक आपने क्रिएट किया है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट मिलता है। उसमें आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है कि यानी आपके उस धुन को या उस बुक को या उस फिल्म को जो है एज इट इज कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें आपको आइडियाज का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अब मान लीजिए मैं आपको कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना दूं किसी फैमिली की जिसने कोई एडवर्सिटी एक्सपीरियंस की हो, तो उसके लिए मुझ पे कोई कॉपीराइट केस होना डाल सकता है। लेकिन जिस तरीके से मैं सुना रहा हूं वो कोई कॉपी करता है, उस पर कॉपीराइट का केस पड़ सकता है। आप समझ रहे हो? अब जैसे पीपल्स ऑफ इंडिया चैनल था, उसको भी जो है इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनानी थी, सुना देता, बट उसका तरीका अलग होना चाहिए था। लोगों की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने से थोड़ा ना कोई किसी को रोक सकता है, समझे? लेकिन उसका तरीका अलग होना चाहिए, जो उसका एक्सप्रेशन है वो अलग होना चाहिए। आप समझ रहे हो? चोर पुलिस की कहानी तो हजार है, तो कोई आपको मना थोड़ा ना कर सकता कि चोर पुलिस की कहानी मत बताओ, मत सुनाओ, उस पर मेरा कॉपीराइट है। आप पे सिर्फ इस चीज पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जिस तरीके से मैंने सुनाई उस तरीके से आप नहीं सुना सकते। नहीं समझ आई? देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मूवीज बनती है ना, लेट मी टेल यू, जितनी भी मूवीज है इस दुनिया में वो सिर्फ 10-15 कहानियों पे बेस्ड है, इससे ज्यादा कहानियां है ही नहीं। जितनी भी मूवीज बन रही है बॉलीवुड हॉलीवुड में, वो सिर्फ 10-15 कहानियों पे बेस्ड है। ठीक है, उसका सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। हर मूवी में जो है उस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से आपको पेश करके दिखाया जाता है, बस, और कुछ नहीं है उसमें। इस चीज को आप ऑब्जर्व करके देखना। समझे? हर मूवी में 10 से 15 कहानियों से ज्यादा है ही नहीं, बस उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है आपके सामने। तो कॉपीराइट आपको किस चीज पे मिलेगा? कहानी पे, या जिस तरीके से उसको पेश किया गया है? जिस तरीके से उसको पेश किया गया, किसी उस कहानी को आपने जिस तरीके से पेश किया उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई इमिटेट नहीं कर सकता, उसको कोई स्टील नहीं कर सकता, वो आपका है। और उस कहानी को तो, उस कहानी पे तो जो है कोई भी मूवी बना सकता है, उसको आप मना नहीं कर सकते। समझ आई? क्लियर है? और जैसे कोई मूवी है जिसमें एक पर्सन जो है अपनी प्रेमिका से शादी करने वाला है, बट पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन की डेथ हो जाती है, और उस केस में जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी बड़ी बहन की डेथ होती है, उसके हस्बैंड से शादी करा दी जा रही है। अब ये कहानी है, किसकी कहानी है ये? है ना, हम आपके हैं कौन। इस कहानी को आप कितनी भी मूवीज में इस्तेमाल कर सकते हो, कोई आप पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं डाल सकता। जैसे एक और मूवी आई थी बेवफा, उसमें भी सिमिलर थीम यूज कर ली, तो उस थीम को जो है आप कॉपीराइट क्लेम नहीं डाल सकते। आप किस पे डाल सकते हो? एक्सप्रेशन पे, कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मूवी में दिखाया, ठीक है, उस तरीके से आप सेम मैनर में नहीं दिखा सकते। आई समझ? क्लियर है? तो यहां पे आइडियाज पे आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, किसमें मिलती है? एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो जो भी कॉपीराइट ओनर है, अगर उनके वर्क को किसी ने इमिटेट किया है, कॉपी किया है, स्टील किया है, तो उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, डैमेजेस और अकाउंट्स। इंजंक्शन में क्या होता है कि उसमें कोर्ट ऑर्डर करती है कि वो कॉपीड वर्क जो है आगे पब्लिश ना किया जाए।
ठीक है, आगे सर्कुलेट ना किया जाए। ठीक है, समझ आई? लेकिन ये ऑर्डर इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर आज की इंटरनेट की दुनिया में, कि कोई कॉपीड वर्क जो है सर्कुलेट हो गया, उसको रोक पाना आज के टाइम में काफी मुश्किल है, क्योंकि पायरेटेड वर्क कह लीजिए या कॉपीड वर्क जो है वो टोरेंट पे या टेलीग्राम पे एक्सेट्रा काफी फास्टली सर्कुलेट होता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो इंटरनेट पे रहता है। ठीक है, उसके बाद कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यही है कि आपने किसी के ओरिजिनल वर्क को जो है बेसिकली कॉपी कर लिया, स्टील कर लिया, इमिटेट कर लिया। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने सब्सटेंशियल इमिटेशन किया है तब जो है आप पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का जो है ऑर्डर आ सकता है। तो इसमें क्वालिटी देखी जाती है ना कि क्वांटिटी, ये नहीं 10% किया, 20% किया, कितना किया है, व्हाट मैटर इज क्वालिटी, कि उसका इंपैक्ट कितना है। ठीक है, उसके बाद है पासिंग ऑफ, ये एक कॉन्सेप्ट है पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ में क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ना सपोज लुधियाना के ना रेलवे स्टेशन के पास ना एक होटल है, उसका नाम है आई थिंक फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट है, वो काफी फेमस है, मतलब कि वहां पे जो आपको दाल सब्जी मिलती है काफी अच्छी मिलती है, और काफी लोग जो है वहां पे दूर दूर से आते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि उसके आसपास और रेस्टोरेंट्स बना लिए और नाम वही रख लिए, न्यू फ्रेंड रेस्टोरेंट, ओरिजिनल फ्रेंड रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक फ्रेंड रेस्टोरेंट, ठीक है, फ्रेंड्स फॉर एवर रेस्टोरेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, पासिंग ऑफ कर रहे हैं, कि दूसरे का ट्रेडमार्क या ब्रांड या लोगो आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिसके थ्रू आप दिखा रहे हो कि जो आप गुड बेच रहे हो वो दूसरे का ही है, मतलब। ठीक है, समझ रहे हो? या जैसे आजकल आप वो देखते नहीं हो, ब्रांड्स का मान लो गुची है, GOCCI, उसमें एक और सी लगा देंगे छोटा सा कि वो नेकेड आई से ना दिखे, तो जब आप उसको खरीदोगे तो आपको लगेगा कि गुची का ही है ये, बट ये किसका है, ये गुची ची का है, मतलब। ठीक है समझ रहे हो? तो वो क्या है, पासिंग ऑफ। ठीक है, या फिर आपने वो सी भी लगाया, बस सीधा ही गुची लिख दिया और बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, पासिंग ऑफ। इनफैक्ट एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे रीबॉक कंपनी है ना, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जलंधर में एक फर्म थी कि तुम जो है, मैं तुम्हें वो दूंगी, डिजाइन दूंगी, तुम जो है उस डिजाइन के जूते बनाना और देश भर में बेचना अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रीबॉक। ठीक है, समझे, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ रीबॉक। ठीक है, तो वो बना रही थी जूते, बेच रही थी। उसने क्या किया कि मान लीजिए रीबॉक का जूता जो है वो सपोज 2000 रुपीज में बिक रहा है, तो उसने सेम जूता बना दिया। ठीक है, उसको 1000 रुपीज में बेचना स्टार्ट कर दिया वही रीबॉक के नाम पे। मतलब वो मान लीजिए 2 जोड़ी जूते बना रहा है, एक तो बेच रहा है ऑफिशियल अकाउंट्स में जो रीबॉक के लिए बेच रहा है वो, और दूसरा अपने पर्सनल अकाउंट में बेच रहा है, वो भी रीबॉक के ब्रांड पे बेच रहा है, रीबॉक के नाम पे बेच रहा है 2000 रुपए में, और अपने ब्रांड पे बेच रहा है, अपने अकाउंट्स में बेच रहा है 1000 रुपए में। तो ये भी क्या है, पासिंग ऑफ। ये आपकी मान लीजिए इलेक्ट्रिक वायर की कंपनी है, आपने जो है जानबूझकर अपना ब्रांड नेम एंकर ही रख दिया। ठीक है, और एंकर के नाम पे बेच रहे हो आप, एंकर के नाम पे आपकी तुरंत इलेक्ट्रिक वायर बिक जाएगी। ठीक है, तो आपने दूसरे का ब्रांड नेम या लोगो या ट्रेडमार्क यूज किया टू सेल योर ओन प्रोडक्ट्स, और आपने कस्टमर के साथ चीट किया, कस्टमर्स को आप बोल रहे हो कि ये एंकर का ही प्रोडक्ट है, बट एक्चुअल में ये एंकर का प्रोडक्ट नहीं था। समझे? तो इसको क्या बोलते हैं, पासिंग ऑफ। ठीक है, तो वन पार्टी बेनिफिट करती है फ्रॉम रेपुटेशन एस्टेब्लिश बाय अनदर इन ट्रेड और बिजनेस। आई समझ? तो रेपुटेशन ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, लोगो और सेक्टर की होती है। तो इससे कस्टमर्स के साथ क्या हो रहा है, डिसेप्शन हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो उस केस में भी जो है कोर्ट इंजेक्शन दे सकती है, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को बोल सकती है कि उस गुड्स की फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ना करे। क्लियर? समझ आई? पासिंग ऑफ समझ आया, इंजेक्शन समझ आया, कॉपीराइट समझ आया, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? चल है मेंटल डिसेबिलिटीज कि आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो पूरे तरीके से। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई थिंक आपके भी कोई डाउट्स नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।